नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 की और 133 सेट में पूछे गए स्पेशल मैथ्स के सवाल की सीरीज कर रहे थे। इसमें से पार्ट फर्स्ट आया था जिसमें अपन ने टोटल 100 सवाल कवर किए थे। बाद में स्टूडेंट ने कमेंट किया कि जीके का तो वैसे अलग से वीडियो आने ही वाला, मेगा वीडियो आ जाएगा, सारे सवाल कवर हो जाएंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट सही थे। बाकी जो रीजनिंग के सवाल ईजी रहते हैं आप कर सकते हो, लेकिन मैथ्स के सवाल रहते हैं वहां पर स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो ये सीरीज में केवल मैथ्स के सवाल में कंटिन्यू करने वाला है। जो 30 सवाल आपके एनटीपीसी के मैथ में पूछे जाते हैं, सारे सवाल आपके ट्रिकी कंसेप्ट बताने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है समय कम मिलता है। स्पेशली मैथ जैसे विषय में समय की काफी ज्यादा आपको आवश्यकता रहती है। तो कम समय में आप ज्यादा सवाल किस प्रकार अटेम्प्ट कर पाए, तो एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर आपको कंसेप्ट मिलने वाला है। और बाकी बहुत से कैंडिडेट कमेंट करें कि इसकी पीडीएफ फाइल कब मिल जाएगी। तो पीडीएफ फाइल है, देखिए 133 सेट में थोड़ा टाइम लग रहा है एडिट करने में। अभी लगभग 30 से 40 फाइल एडिट हुई। तो जल्दी मैं क्या करता हूँ, एक 50 फाइल की पीडीएफ फाइल जो 50 शिफ्ट की है वो मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा देता हूँ। उसके बाद 5 से 6 दिन में नेक्स्ट आपको मिल जाएगी सारी 133 शिफ्ट की पीडीएफ फाइल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके इस शिफ्ट में ये है 28 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में, जिसमें 30 जो मैथ के सवाल पूछे गए उनका क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। ये सभी मैथ्स के सवाल कवर करे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, अभी देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस हो गया, प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकंड है सभी एग्जाम, चाहे आप एसएससी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम से, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाला है। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी इस कोड की सहायता से। या फिर टेक्स्ट बुक ऐप में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों में एग्जाम में जो आपको पैटर्न या फिर डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। एनटीपीसी एग्जाम में ये पार्ट सेकंड है, जो 28 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के सवाल देख लेते हैं। सभी 30 सवाल का एग्जैक्ट सॉल्यूशन देखिएगा। पहला सवाल, 2600 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया है कि पहले भाग पर प्रतिवर्ष उनको 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट, और जो सेकंड भाग है 2 भागों में बांटा गया ना 2600 रुपए, तो पहले भाग पर तो 10% की रेट से 5 वर्ष का उनको साधारण ब्याज मिलेगा। सेकंड भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज मिलने वाला। और क्या बताया है कि दोनों ही केस में जो ब्याज मिल रहा है वो इक्वल है, चाहे आपके 9% की 6 वर्ष का हो या 10% की 5 वर्ष का है, इंटरेस्ट दोनों में समान है। तो 10% की दर पर, यानी जो पहले भाग में जो 10% की दर पर दी गई थी उधार राशि, वो थी कितनी, 2600 में से वो कितने रुपए उधार दिए गए थे, ये हल करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो राशि आपके पास 2600 रुपए, तो आप मान लेते हैं एक्स राशि आपने दे दी 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, ठीक है। सेकेंड आपके पास राशि कितनी रह गई, 2600 रुपए है, एक्स दे दिया तो आपके पास रहेंगे 2600 माइनस एक्स रह जाएंगे। तो इन 2600 माइनस एक्स को ये दे रहा है 9% की दर से 6 वर्ष के लिए, तो ये 9% है, 6 वर्ष के लिए उधार दे रहा है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या कहता है, PRT बट्टा 100, यानी प्रिंसिपल कितना है, शुरुआत में x हो जाएगा, रेट आपको 10% है, t यहाँ पर 5 वर्ष है, बट्टा आप 100 कीजिएगा। सवाल में दे रखा है दोनों ही केस में जो ब्याज मिल रहा है, ये SI का तो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट तो है ये, तो ब्याज है ये सेकेंड कंडीशन का ब्याज के इक्वल है। तो सेकेंड कंडीशन में राशि है 2600 माइनस एक्स है, ये कोष्टक में बंद कर देते हैं। उसके बाद आपके रेट है 9% है, ठीक है, और समय है 6 वर्ष का, बट्टा 100 करते हैं, बराबर में है 100 से 100 आपकी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो दोनों में भाग जा रहा है ना, 6 में 2 का जा रहा है, तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 25x हो गया। 25x के इक्वल में क्या आ रहा है, तो ये है दोस्तों 2600 गुणा 9 गुणा 3 आ रहा है। तो 2600 गुणा 9 गुणा 3, तो इसको मैं मल्टीप्लाई ना करके ऐसे लिखूंगा 2600 गुणा 9 गुणा 3 माइनस आ रहा है आपकी 9 गुणा 3 गुणा x है, यानी 9 गुणा 3 कितने हो जाते हैं, तो आप कहेंगे ये 27x हो गया, ठीक है। बट्टा में तो कुछ है नहीं, गायब हो गया है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, 27x को इस साइड लेके आता, तो ये 25x प्लस 27x बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया 2600 गुणा 9 गुणा 3। अब देखिएगा 25 और 27 कितने होते हैं, आप कहेंगे 52 होते हैं। तो 52x बराबर ये है, तो x बराबर क्या हो गया, आप कहेंगे 52 का इसमें भाग दे दीजिएगा, जो x बराबर आ जाएगा। अब x बराबर ये आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि 2600 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 26 गुणा 100 गुणा
9 गुणा 3, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है। 26 का भाग 52 में 2 बार और 2 का भाग जाएगा आपके 100 में तो 50 बार। अब 50 गुणा आप 27 इजीली कर सकते हो, तो ये आपके आ जाएगा कितना 1350 रुपए। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 1350 रुपए। आपको पूछा क्या था कि पहली कंडीशन में आपने x माना है ना, वो ही पूछा था कि प्रथम कंडीशन में कितनी धनराशि दी गई थी 10% की दर से, वो 1350 रुपए दिए गए थे। तो इनका आपको इस प्रकार सॉल्यूशन करना था। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल जो मैथ के सवाल है वही कवर करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यदि x बराबर a sin t, y बराबर b tan t है तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर का मान क्या होने वाला है। तो वैल्यू रख दीजिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। अब माइनस करना है बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब करेंगे तो आप बी स्क्वायर टेन स्क्वायर टी, यहां तो समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर तो किया है मैंने दोनों साइड, वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब आपको क्या करना है, ए से ए बी से बी कट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या रह गया 1 बटा साइन स्क्वायर टी माइनस 1 बटा टेन स्क्वायर टी। अब क्या है, इसका मान ज्ञात करना। अब 1 बटा साइन स्क्वायर टी क्या होता है, ये यदि आपको फॉर्मूला पता है तो ये कोसेक स्क्वायर टी हो जाता है, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो 1 बटा साइन स्क्वायर टी को मैं कोसेक स्क्वायर टी लिख सकता हूं, 1 बटा टेन स्क्वायर टी को मैं टेन और सेक, यहां पर सेक नहीं टेन के उल्टा तो कॉट होगा, सेक होगा कॉस के, तो 1 बटा टेन स्क्वायर टी को मैं लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर टी। अब आपको पता होना चाहिए तीन जो प्रमुख फॉर्मूले कौन से, एक तो आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो आपके टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आप कहेंगे बराबर, तो 1 होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो मैथ का सवाल यहां पर ये एक इजी सा सवाल पूछा गया है। P बराबर ये दे रखा है और Q बराबर आपको 0.54 दे रखा है। P बटा Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब P को आप सबसे पहले तो हल करेंगे, P की वैल्यू आ क्या रही है। अब आपको जो पॉइंट यानी दशमलव वाला गुणनफल है वो तो करना आता ही होगा। सिंपली आपको क्या करना है, बोर्डमास का नियम अप्लाई कर सकते हो, बाकी ये आपस में प्लस से अलग किए हुए सभी, ये भी गुणा करना है, इसको भी गुणा, इसको भी गुणा है, बाकी आप बाद में आपको प्लस और माइनस करना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको 3 और 3 से गुणा करना, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब पॉइंट देखिएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद दो, एक और संख्या, यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या है, तो ये पॉइंट के बाद आपके 2 संख्या है, ये गुणनफल हो जाएगा। प्लस कीजिएगा, 3 को 3 से गुणा कर दीजिए, 9 हो जाएगा। अब पॉइंट का देखिएगा, इस पॉइंट के बाद 2 संख्या है, ठीक है, इस पॉइंट के बाद भी 2 संख्या, गुणा कर ले तो अपने आप पॉइंट के बाद 2 और 2 4 संख्या हो जाएगी। तो पॉइंट के बाद 4 संख्या लेनी, तो मैं इस प्रकार लिखूंगा, ये आपके दशमलव के बाद 0.0009 हो जाएगी, क्योंकि दशमलव के बाद आपको 4 संख्या तो चाहिए ही चाहिए। 0.03 मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आ गया, 3 और 3 का, और दशमलव के बाद में 4 संख्या होनी चाहिए, तो मैंने 3 जीरो लगा दी। और माइनस करना है आपको 6 और 3 का, आपको सिंपली गुणा करना है, तो आप कहेंगे 6 और 3 का गुणा 18, लेकिन दशमलव कितनी संख्या के बाद होना चाहिए, ये पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 1 है, तो पॉइंट के बाद 3 संख्याएं दशमलव होनी चाहिए। तो इस प्रकार मैं लिख सकता हूं, ये पॉइंट 0.018 है, ये पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हो गई। अब आपको सिंपली इसको प्लस करना है, 0.09 है, ये ऐड करना। जब भी ऐड करते हो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिएगा, 0 रखेगा, इसको मैं जोड़ूंगा 90900, ये इस प्रकार 0.0909 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिएगा, माइनस करना है 0, उसके बाद 18 है, ठीक है, ये आप माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 10 में से 8 गए, पीछे रहेंगे 2, इधर आपके 8 रह गए क्योंकि 1 यहाँ पर हासिल आ गया, तो 8 में से 1 गए तो 7, और फिर 0 का है ही है माइनस, ये आपके आ जाएगा 0.0729। ये वैल्यू आई है P की, आंसर नहीं आया, याद रखिएगा P की वैल्यू आई। कहीं ऐसा ना हो कि ऑप्शन में ये दे रखा हो, आपने डायरेक्टली टिक कर दिया, आपको पूछा P बटा Q, इस प्रकार गलती करते हैं काफी बार स्टूडेंट। तो P का मान आ गया 0.0729। अब Q का मान आपको दे रखा है 0.54 दे रखा है। अब आप कहेंगे इसको कैसे हल करना है, ये आपको भाग देना है।
तो अब आप 54 का भाग दे सकते हो। मान लेते हैं आपको दशमलव हटाना ही है, तो दशमलव के बाद 4 संख्या, तो मैं यहाँ पर ये 1000 से गुणा कर देता हूँ, 10,000 से। नीचे भी इस केस में मेरे को 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर जैसे ही मैंने 10,000 से गुणा किया तो क्या आ गया, 729 आ गया। नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया दोस्तों 54 और गुणा 100। अब 54 का 729 में आग भाग देंगे तो ये कुछ 13.5 बार चला जाएगा। भाग आपके 100 है, 100 का भाग देना है, नहीं दशमलव और आगे आएगा 2 पॉइंट, तो 0.135 इसका आंसर आना चाहिए। थोड़ा कैलकुलेटिव बेस पर ये सवाल था। अगला सवाल एक और इजी सवाल यहाँ पर पूछा गया है, 1/2 गुणा 2/3 माइनस 3/4। ये बोर्ड मास के नियम से आपको हल करना है। ब्रैकेट हल कीजिएगा। सबसे पहले 1/2 गुणा 2/3 है माइनस 3/4 है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है वो देखिएगा, तो ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग गुणा होगा, तो ऊपर से नीचे का नीचे, ऊपर से ऊपर का गुणा, 1/2 का गुणा 3 से 6 हो जाएगा, प्लस 5/6 और गुणा 4/21 है। इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6/6, इस साइड है 3/4 है, 6/6 को मैं लिख सकता हूँ 1/1। अब क्या करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 3 और 1 का गुणा 3, 4 और 1 का गुणा 4, यानी ये आ गया आपके। इसको गुणा कर दीजिएगा आप, ये भी गुणा हो, 2/6 माइनस 3/4 ये गुणा है, ठीक है, ये माइनस है। और इस साइड ये पूरा का पूरा याद रखिएगा मल्टीप्लाई में है, 4/21 है, 4 से 4 गया, ये 7 हो जाएगा नीचे, और आंसर आपके आएगा 2/6 माइनस इस साइड है 1/7 है, और ये हो जाएगा। इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। 2/6 को मैं 1/3 लिख सकता हूं। अब ये आपके आ गया एलसीएम 21 आ गया, ये 7 माइनस 3 हो गया, तो आप कहेंगे ये 4/21 आंसर आना चाहिए, जो ऑप्शन 4 करेक्ट दे रखा है, 4/21 हो जाएगा ऑप्शन 4। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो मैथ का सवाल है, ये आपकी रीजनिंग का है, ठीक है। अगला सवाल आपको पूछा है, यदि x समीकरण है, ये समीकरण दे रखा है, इसको संतुष्ट करता है तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रकार जब भी सवाल आए, ये वैसे आपका द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर पुट करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए एक ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग x की वैल्यू मानिए, 1 से शुरुआत कीजिए, लगभग आपको 1 और 2 के बीच में वो x की वैल्यू मिल ही जाएगी। तो आप 1 रखते हो x की वैल्यू, डायरेक्ट आपने मान लिया कि x 1 होगा, ठीक है, 1 से शुरुआत की, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस 2 गुणा 1 2 हो गया, प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 1 और 1 2, 2 माइनस 2 0, 0 बराबर 0। ये संतुष्ट हो रहा समीकरण, इसका मतलब x की वैल्यू 1 सही है। जब x की वैल्यू 1 सही है तो आप यहां पर मान रखेंगे 1³ बटा माइनस 1/1³ यानी 1 माइनस 1 बराबर 0। डायरेक्ट आंसर इस प्रकार आप अप्रोच लगा सकते हो। नहीं तो आपको यदि 1 नहीं आता, मान ले तो आपने 1 रखा, वैल्यू नहीं आई, फिर 2 से ट्राई किया, -1 रखा, -2, ये नहीं आ रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, लगभग आ ही जाएगा आपको, इस प्रकार सवाल में पूछा जा रहा है डायरेक्टली। बाकी द्विघात समीकरण आप हल कर ही सकते हो, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले x का गुणांक क्या है, 1 है। अब इसको गुणा कीजिएगा, ये जो संख्या है c मान सकते हो, इसको और इसको गुणा किया तो कितना आ गया, 1 और 1 का गुणा 1 है। अब देखिए गुणा करने पर 1 आ रहा है, जोड़ने पर या फिर माइनस करने पर 2 आ रहा है, वो संख्या क्या होगी, गुणा करने पर 1 जोड़ने पर 2, तो आप कहेंगे 1 और 1 ही होगी, 1 और 1 का गुणा 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसके स्थान पर मैं ये भाग कर देता हूं, x² माइनस 2x को मैं लिख सकता हूं -x माइनस x प्लस 1, क्योंकि -x माइनस x माइनस 2x हो गया, और माइनस माइनस गुणा करने पर आपको प्लस का 1 चाहिए तो प्लस का 1 मिल जाएगा। यहां पर आप कॉमन लीजिएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, इस साइड आपको कॉमन लेना है, -1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1। अब इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस 1 कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 1 कॉमन लिया तो पीछे रहेगा x माइनस 1। दोनों ही केस में x की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, ठीक है, x की वैल्यू 1 आपको यहां पर रखनी है और आंसर वही 0 आने वाला है। तो इस टाइप हल कर सकते हो, बाकी आप ट्राई कीजिए शुरुआती 1 मान रखकर। अगला सवाल, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजय उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए हैं। तो मैं मान लेता हूं कुल मत थे 100 वोटर्स थे टोटल, कुल मत हैं विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के यानी टोटल 100 मत आए हैं, दिए गए हैं, उसमें से 48% प्राप्त हुए हैं। तो आप कहेंगे 100 का 48% तो 48 होता है। 48 मत मिल चुके हैं, किसको, विजयी हुआ है, जो जीतता है उसको मिला है 48 मत। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत मिले हैं। अब 6800% कितना है, जो कुल मतों का 34%, कुल मत कितने 100 है, 100 का 34% यानी 34 मत मिले हैं, किनको, विरोधी उम्मीदवार को, जो हारा है। तो आप कहेंगे भाई
जीतने वाले को 48 मिले हैं। जीतने वाले को वैसे यदि इक्वल मत होते, सभी मत है वो वैलिड होते, उस केस में तो 50 से ज्यादा मिलते, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मत है, कुछ वोट हैं वो अमान्य हो गए हैं, उस केसेज में यहाँ पर 48 से कम मिले फिर भी ये जीत गए हैं। अब देखिए सवाल में मेंशन कर रखा है कि जो 6800 वोट है वो कितने के इक्वल है, तो वो दे रखा है 34% के इक्वल है। जो 6800 मत दिए गए हैं विरोधी उम्मीदवार को जो हारा है वो उनको कुल मतों का 34% के बराबर है। अब 34% आप कह सकते हो, जो ये 34 का आंकड़ा है 100 में से 34 है, ये 6800 के इक्वल है। इससे आपको पता लगेगा कि एक की वैल्यू कितने के इक्वल है, तो 6800 भाग आप 34 करेंगे तो आपको मिलेगा 200। ठीक है, तो ये 200, एक की वैल्यू जब 200 के इक्वल है, पूछा क्या है, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या। अमान्य मत कितने हैं, 48 तो ये हैं, टोटल 100 मत थे, 34 ये हैं, 48 और 34 है, हारा जीता मतलब ये तो मत वैलिड है, तो आप 48 प्लस 34 करेंगे तो ये 82 हो जाएगा। 82 मत टोटल ये हैं वैलिड, और 100 में से 82 वैलिड है, तो आपके इनवैलिड कितने, तो आप कहेंगे 18 इनवैलिड है। अब 18 इनवैलिड है, लेकिन एक की वैल्यू 200 के हैं, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 गुणा 200 करेंगे तो 3600 हो जाएगा। जो 3600 आपके टोटल अमान्य मत पड़े हैं, जो 18 पड़े हैं यहाँ पर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग, लेकिन जो 1% की वैल्यू आपको मिल रही, क्योंकि 34% जब 6800 के इक्वल है तो एक कितने के, 200 के, 18 इनवैलिड है, तो 18 गुणा 200 करेंगे, 3600 इनवैलिड वोट है। सेकंड पूछा विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन। विनिंग मार्जिन कितने से जीता है, 48%, 34%, तो 48 और 34 का आप अंतर निकालेंगे तो ये है 14 का आ जाएगा। अब 14% से जीता है, यहाँ पर एक की वैल्यू 200 के है, तो 14 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 2800 से, तो विनिंग मार्जिन 2800, अमान्य मत 3600 है। इस प्रकार आप इजीली निकाल सकते हो। ए किसी कार्य को क्या करता है, 12 दिन में करता है। ठीक है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है, बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखिए ये देखिएगा आप, बी ए की तुलना में 20% कम। अब 20% का क्या मतलब होता है, यानी आप कहेंगे 20/100, या फिर कह सकता हूं मैं 1/5। अब 1/5 इस भिन्न को समझिएगा कि बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है। अब मैं मानता हूं ये ए है, ठीक है। अब ए की कार्य कुशलता है, यानी ए कर सकता है 5 यूनिट काम एक दिन में, उस केस में बी कितना करेगा, तो बी क्या कह रहे हो, ए से 20% कम कार्य कुशल है, तो 20%, 5 का 20% कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ए है, बी है वो ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है। ए जैसे मान लिया कि 5 यूनिट है, 1/5 का मतलब है ये मूल कार्य ए जो कर रहा है, क्योंकि ए की तुलना में बी है वो ए की तुलना में 20% कम है, तो ए 5 कर रहा, तो बी कितना, ए कम करेगा, यानी 4 करेगा। बी कितना यूनिट करेगा, 4 यूनिट। यहां पर आप समझ पा रहे हो कि 20% का ही मतलब है 1/5 आप भिन्न मान सकते हो। भिन्न में मतलब निकालेगा कि बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है, तो बी है वो ए की तुलना में है, तो ए यदि 5 है तो बी कितना हो गया, 1 कम हो जाएगा। 20% कम, 5 का 20% 1 होता, तो 1 कम यानी 4 यूनिट कर पाएगा। तो ए करता है 5 यूनिट, बी करता है 4 यूनिट। सवाल में क्या दे रखा है, पूछा क्या है, बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। ये है इसकी कार्य क्षमता कह सकते हो, ठीक है। कार्य क्षमता है, समय आपको पता है जब 5 यूनिट करता, समय इसका जस्ट उल्टा होता है, जैसे ये 5 करता है ये 4, तो इन ए को लगेगा 4 दिन का, बी को लगेगा 5 दिन का। सवाल कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में, लेकिन यहां पर तो 4 दिन आ रहे हैं, तो 4 इक्वल है 12 के, 1 इक्वल है 3 के। आपको पूछा है कि बी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, जब 1 3 के इक्वल है, बी करता है 5 यूनिट, तो 3 का गुणा कीजिएगा, ये 15 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। 5 नहीं 5 ये समय था, 5 जो भी वो करता है 5 दिन में जो निकल के आ रहा था, जब आपने माना है कि कार्य क्षमता 5 यूनिट कर सकता है, ये 4 यूनिट कर सकता है। समय आपको पता है जस्ट उल्टा होता है, ये 4 यूनिट करेगा, ये 5 यूनिट करेगा। यहाँ पर ये समय जस्ट उल्टा वाला कंसेप्ट नहीं समझ रहे तो इस प्रकार आप समझ सकते हो, जैसे कि ए करता है 5 यूनिट, ठीक है, ए 5 यूनिट करता है, बी 4 यूनिट, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। जब ए 5 यूनिट करता है एक दिन में, ए कार्य कितना दिन कर रहा है, 12 दिन कर रहा है, तो 12 दिन का टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। इसका मतलब टोटल कार्य है, क्योंकि 12 दिन करने पर कार्य पूरा हो गया है, 5 यूनिट एक दिन में करता है, तो 60 यूनिट टोटल कार्य है, जिसमें से बी है वो 4 यूनिट कार्य एक दिन में कर पाता है। तो बी को कितना समय लगने वाला है, तो 4 का भाग देंगे 60 में, तो वही 15 दिन का समय लग जाएगा। यहां से भी कर सकते हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में, यहां पर और आ गया कार्य का,
ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, मान लिया भाई ए बंदा है वो 20 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में, तो भाई बी करना ये 30 दिन कर दिया। अब क्या करना आपको, इसका एलसीएम लेना है, 60 एलसीएम आ गया। एलसीएम 60 का मतलब है कि टोटल कार्य है वो 60 यूनिट है, जिसमें से ए क्या करता है 20 दिन में कार्य कर सकता है। 60 यूनिट टोटल कार्य है। एक दिन में कितना कार्य करेगा, जब पूरा कार्य 20 दिन में हो रहा है तो एक दिन में 20/60 करेंगे तो आप करेगा 3 यूनिट एक दिन में। बी 30 दिन में कर सकता है, टोटल 60 यूनिट कार्य है, तो एक दिन में कितना कार्य कर पाएगा, तो एक दिन में आप कहेंगे ये 2 यूनिट कर पाएगा, 2 यूनिट एक दिन में और 30 दिन में ये 60 यूनिट कर देगा। तो ये एक दिन की है, 1 डे की ये कार्य क्षमता है, यूनिट पर डे ये कर पाता है। अब देखिएगा सवाल ये देखना है कि एक कार्य पूरा होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है। ए बदमाश निकला, कार्य पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया। अब शेष 5 दिन तक पहले ही कार्य छोड़ देता और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले ही कार्य किया है। शेष 5 दिन कौन से, जब ए ने कार्य छोड़ दिया, लास्ट कार्य जो 5 दिन में पूरा हो रहा है, यहां तक मान लेते हैं कि ए और बी ने कार्य साथ में किया है। लास्ट दिन में जैसे कि ए ने कार्य छोड़ दिया साथ काम करना, तो जो बचे हुए 5 दिन कार्य किया और कंप्लीट हो गया कार्य। बचा हुआ कार्य किया किसने, जब ए ने छोड़ा तो बचा हुआ 5 दिन कार्य बी ने ही किया होगा ना, तो शेष 5 दिन तक बी ने अकेले ही कार्य किया है। तो बी ने अकेले 5 दिन कार्य किया, कितना होगा, जब आप बोल रहे हो कि बी एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है, तो 5 दिन में आप कहेंगे 5 गुणा 2 यानी बी ने ऑफकोर्स 10 यूनिट कार्य किया होगा। जब बी ने 10 यूनिट कार्य किया होगा, टोटल कार्य 60 यूनिट था, लास्ट में 5 दिन में बी ने 10 यूनिट किया है, तो 50 यूनिट कार्य किया किसने है, 10 तो ये कि 50 तो आप कहेंगे ए और बी ने मिलकर किया है, ए ने तो बाद में छोड़ा है, तो 50 यूनिट जो ए और बी ने किया, तो उनको समय कितना लगा है। देखिए ए कर रहा है 3 यूनिट, बी कर रहा है 2 यूनिट, तो काम हो रहा है 5 यूनिट का। 5 यूनिट का एक दिन में काम हो रहा है, आपके पास काम है 50 यूनिट का। जब एक दिन में वो 5 यूनिट कर पाते हैं, 50 यूनिट करने के लिए आप 50 में 5 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 10 दिन लगे होंगे इनको। 10 दिन उन्होंने साथ मिलकर किया है कार्य, और बाकी यहां पर ए ने कार्य छोड़ा, बी ने 5 दिन किया है, तो टोटल दिन लगे हैं इस पूरे कार्य 60 यूनिट को होने में 5 और 10 15 दिन का समय लगा है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगला सवाल देखते हैं अपन, जो मैथ का पूछा गया है, मैं इसको पोज करके डायरेक्टली ले चलता हूं आपको। सवाल दे रखा है किन्हीं दो संख्याओं का योग है, कोई भी दो संख्याएं हैं जिनका योग हो रहा है 1500, कोई दिक्कत नहीं, और उनका एलसीएम है, संख्याओं का एलसीएम हो रहा है वो 16379 हो रहा है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी। दोस्तों जब भी इस प्रकार बड़े डाटा दे दिए जाते हैं तो डायरेक्टली आप ऑप्शन से ही ट्राई करना है, अदरवाइज सवाल आपका लंबा खींच जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ऑप्शन से कैसे करना है, जब संख्याओं का योग 1500 दे रखा, आप देखेंगे 1500 योग तो सभी ऑप्शन में हो रहा है, तो ये वाला कंसेप्ट तो कोई मतलब नहीं रहेगा ऑप्शन छांटने में। सेकेंड कंसेप्ट काम आएगा आपका, उनका एलसीएम है 16379। एलसीएम एक तरीके से उनका गुणनफल ही होता है, यानी उन दो संख्याओं का गुणनफल आपको मिलने वाला है 16379। अब आप देखिएगा दो संख्याएं आपके सामने है, चारों ऑप्शन में आप ट्राई करते हैं ऑप्शन 1 से, डायरेक्टली आप हटा सकते हो ऑप्शन 1 को, जैसे कि 1453 दे रखा है, इसको दो संख्याएं है ना, गुणा आप 47 से करते हो तो आपको एलसीएम लगभग मिलना चाहिए 16379। लेकिन जब मैं ये तो 47 है, मैं बात करता हूं इसको मैं 10 से ही गुणा करूंगा ना, उस केस में भी ये 14530 पहुंच जाएगा। जब 10 से गुणा करने पर 14530 पहुंच गया, 47 से तो काफी ज्यादा चला जाएगा, ये तो गुणा इक्वल नहीं हो पा रहा है, यानी आप इसको 20 से करेंगे तो 14 दूनी 28,000 के आसपास चला जाएगा। तो आपको तो 47 दे रखा, 20 भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब आप 10 से करते हो उस केस में भी काफी ज्यादा वैल्यू आ रही है। 20 यानी 47 करेंगे तो ये वैल्यू तो नहीं आएगी, ज्यादा आएगी, डायरेक्टली आप हटा सकते हो। तो डायरेक्टली ऑप्शन से मैं होता तो ये डायरेक्टली इस प्रकार करता, 10,053 को 447 मान सकते हो। भाई कितना बड़ा गुणनफल चला जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में, बहुत ज्यादा बड़ा चला जाएगा। जब इसको आप 100 से भी करेंगे ना, उस केस में भी ये 1 लाख पार कर जाएगा। अब 1479 गुणा 21 करेंगे, मैंने कहा 10 से मैं गुणा करता हूं, 21 का मतलब क्या हो गया, यानी आप कहेंगे 11 प्लस 10 है, तो मैं क्या करता हूं 1479 का 10 से ही गुणा करता हूं। अब 10 से गुणा किया तो उस केस में मेरे को मिल गया 14790 सेकेंड, और ये मैं 10 मानता हूं, 21 मानता ही नहीं, मैं 20 ही मानता हूं, कम मानता हूं। उस केस में भी ये 14 और 14 28,000 हो जाएगी, ये तो 16,000 मांग रहा है, यानी 21 भी नहीं हो सकता है। लास्ट ऑप्शन आपके पास 11 है, और यहाँ पर सटीक भी बैठ रहा है, 11 का मतलब 10 प्लस 1 है। जब आप 1489 का 10 से गुणा करेंगे तो 14,890 मिलने वाला है। उसके बाद इसमें और 1489 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट ये 16,000
16,379 मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली देखते ही गायब हो रहे हैं, यानी यही ऑप्शन आपके शेष रह रहा है। बाकी यदि आप कंसेप्ट से करते तो कर सकते हो, थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन चली जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगा और इस टाइप से आपका जो थिंकिंग है वो काफी बड़े, यानी सवाल का समय ज्यादा लगने वाला है। इसमें कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं x के स्थान पे रख सकता हूँ, ऊपर वाले x बराबर 1500 माइनस वाई रख सकता हूँ। अब 1500 माइनस वाई है, x के स्थान पर आप रखेंगे तो 1500 माइनस वाई यानी ये y बराबर 16,379 है। अब यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनने वाला है 1500y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16,000। अब द्विघात समीकरण को आपको हल करना पड़ेगा और राशि काफी बड़ी है, उस केस में आपका अच्छा रहेगा इस प्रकार से आपको हल करना है डायरेक्टली। अब फिर देखते हैं अगला मैथ का सवाल अपन। तो ये एक इजी सा सवाल दे रखा है, उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जाता है। जब भी ऐसा सवाल आए दोस्तों, सबसे पहले तो यूनिट चेक कीजिएगा, मीटर मीटर मीटर, ऑप्शन में मीटर मीटर, तो आपको चेंज नहीं करना। काफी बार एक यूनिट आपको सेंटीमीटर में दे देते हैं और फिर आप डायरेक्टली हल करने बैठ जाते हैं, तो इनका आप छोटी छोटी चीजों का विशेषकर ध्यान रखा करो। 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। अब देखिए सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई, अब जो भी यहाँ पर एक क्यूबॉइड घनाभ बन रहा है, घनाभ में सबसे लंबा कोई भी आपको चीज रखनी है तो वो क्या कहां पर रखेंगे, आप डायगोनल के सहारे रखेंगे। जब डायगोनल है उसका विकिरण है, तो विकिरण की घनाभ के विकिरण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला रहता है वो आपके लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर करते हुए इसका आपको रूट ले लेना है, वहां से आपको डायगोनल मिल जाएगा। जो सबसे लंबा आप स्तंभ इस डायगोनल के सहारे रख सकते हो, इसकी लंबाई, जो लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर को आपको रूट निकालना है दोस्तों। लंबाई का स्क्वायर यानी यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना 100 हो गया, चौड़ाई के स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 हो गया, हाइट का स्क्वायर यानी 36 हो गया। 100, 64 और 36 कितने होते हैं, अब इसका योग कितना हो गया, 64 और 36 100 हो गए, 100 ऑलरेडी है यानी 200 हो गया। रूट में 200 की वैल्यू है, आप निकाल सकते हो। 200 का मतलब 100 गुणा 2 हो गया। अब 100 का रूट मैंने इसलिए किया क्योंकि 100 का पूरा पूर्ण वर्गमूल निकल रहा है ना, 100 का 10 हो जाएगा, रूट में फिर 2 रह जाएगा, 10 रूट 2 आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा आप कोई भी स्तंभ या अक्षर रख सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, मैथ का सवाल जो पूछा गया यही है। यहाँ पर पूछा गया है √2 प्लस √x बराबर √3 है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इस केस में आप क्या करते हो, √x को एक साइड ले लीजिएगा, उसके बाद √3 माइनस √2 हो गया। x को मैंने यहीं रहने दिया, 2 इस साइड लेके आया तो -2 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, x का मान ज्ञात करना, मेरे को यहाँ पर √x दे रखा है। अब √x को x लाना तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करूंगा। एक का स्क्वायर तो कर नहीं सकता, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा संतुलन करने के लिए। तो √x का स्क्वायर आप कहेंगे x आ गया, क्योंकि रूट है स्क्वायर से कट जाएगा, x आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना है, a माइनस बी का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab होता है। तो ये √3 का स्क्वायर आप कहेंगे 3 प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर आप कहेंगे 2 माइनस 3ab यानी 3 √3 √2 यानी √6 हो जाएगा। तो माइनस 3ab कब होता है, 2ab, तो 2√6 हो गया। अब x बराबर कितना हो गया, 5 माइनस 2√6 हो गया। ये आपको मिल गई है x की वैल्यू जो दे रखा है 5 माइनस 2√6। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। ये है सवाल की ABCD, इसको थोड़ा ठीक है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ये मैं बना देता हूं। ये आपका ऐसे बनाते हैं नीचे से, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, भुजा BC को E तक, तो ये BC है, इसको आगे बढ़ाना है आपको E तक, ये हो जाएगा D पॉइंट। BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि जो BC है, ये वाली BC CE के यानी E तक बढ़ाए तो CE हो गया। ये दोनों ही आपस में इक्वल है, लंबाई में CE के इक्वल है। और AE तो आप कहेंगे AE यानी इसको आपको मिलाना पड़ेगा, ये AE बन रही है। तो AE CD को P पर, तो CD ये है, इसको P पर ये कट कर रही है। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर है, ABE का क्षेत्रफल यानी ये पूरा आपको क्षेत्रफल पूछा है, ये A ये B ये E, तो इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये किसके इक्वल है, ये ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। आप कहेंगे ABE में एक तो ये आ रहा सेक्शन जो कि ABCD त्रिभुज है, इसका ही सेक्शन है। बाकी सेक्शन आपको ये दिख रहा है, ये ऊपर वाला त्रिभुज है, ये आपको बाकी दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं,
क्या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में इक्वल हो सकते हैं, ये और ये? तो उस केस में आपको त्रिभुज की सर्वांग समता का नियम पता होना चाहिए। आपको पता है कि जो एंगल है, मैंने कहा ये भुजा को आगे बढ़ाया है, ये समानांतर चतुर्भुज है, तो इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती है, तो ये भी आपस में समानांतर होगी। साथ ही साथ आप क्या कह सकते हो, जब इसने कहा कि ये भुजा यानी BCE और BC बराबर हैं, उस केस में क्या होगा, मैंने कहा सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी। कोण आप कह सकते हो एकांतर कोण, जब ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर हैं, उस केस में ये आपका एंगल और ये ऐसे जा रहा, तो ये एंगल, ये और ये एंगल आपस में एकांतर कोण भी हो गए कहीं ना कहीं। तो इसमें कोण, ये सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण है, एकांतर कोण है, साथ ही साथ ये भुजा भी एक इक्वल आ रही है। तो ये सर्वांग सम त्रिभुज के सारे नियमों को सटीक रूप से पालना कर रहा है। और दो सर्वांग सम त्रिभुज जब मिल जाते हैं तो उनका क्षेत्रफल आपको पता ही है बराबर होता है। सर्वांग सम त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर रहेगा। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का एरिया जब आपको बराबर हो गया, उस केस में आप कह सकते हो कि ये जो एरिया है ये इसके इक्वल है, ये एरिया अपने आप इस चतुर्भुज को कवर कर रहा है। तो टोटल इसका एरिया कितने के हो गया, जो पूरा चतुर्भुज ABCD है, समानांतर चतुर्भुज है, इसके क्षेत्रफल के एरिया के बराबर कह सकते हो, क्योंकि ये तो कॉमन ही है, बाकी ये इसके इक्वल हो गया। तो ऐड करेंगे तो पूरा समानांतर चतुर्भुज के एरिया के इक्वल यहां पर आपको क्षेत्रफल मिलने वाला है सर्वांग क्षमता के नियम से। अगला सवाल देखिएगा, नीचे 20 छात्रों के द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं। तो आप देख सकते हो ये कुछ अंक हैं। जब भी आपको अंक दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, उस केस में उसको आपको एडजस्ट करना है। एक तो बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या देखिए, ये टोटल 20 अंक है, तो मैं सबसे छोटी संख्या शुरुआत करता हूं बढ़ते क्रम में। तो 7 से छोटी कोई है नहीं, तो 7 एक बार, ये तो एक बार ही लूंगा। उसके बाद 7 के बाद कौन सी संख्या, तो आप कहेंगे 9 है। 9 कितनी बार है, 9 भी एक बार है। 9 के बाद संख्या आ जाती है यहाँ पर 12। 12 कितनी बार है, एक बार तो है ही है। ये 7 आ गया, 9 आ गया, ये 12 2 बार है। फिर उसके बाद ये 3 बार 12 है, तो 3 बार तो आपको 12 ले लेना है। उसके बाद 13 से शुरुआत करते हैं, ये एक बार 13, ये 2 बार 13, और बीच में कोई 13 है नहीं, तो 13 13। उसके बाद 14 कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार तो आपको 14 ही मिल रहे हैं, ये आपके 4 बार 14। उसके बाद 15 है एक बार, ये तो एक बार आपके 15 हो जाएगा। फिर आपके 16 की बात करें तो 16 ही भी एक बार है। उसके बाद 17, तो 17 भी यहाँ पर एक बार 17 आता हुआ। फिर 18 है, वो 3 बार हैं, 18 1 2 3। उसके बाद 19 एक बार है, और 20 2 बार हैं, ये 20 2 बार है। तो ये टोटल संख्याएं हो गई 20 संख्या, जिसको मैंने बढ़ते हुए क्रम में एडजस्ट किया है। अब आपको जो पूछा वो निकाल दीजिएगा। 2 गुणा माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, बीच वाला संख्या कौन सी है, बीच वाली संख्या कब, जब आपने बढ़ते क्रम में एडजस्ट किया है, उसके बाद में आपको बीच वाली संख्या है वो माध्यिका मिलने वाली है। अब है कितनी संख्या है, 20 संख्या है। 20 संख्याओं के एकदम बीच में तो आपको मिलने वाली है नहीं। यदि संख्याएं विषम होती, टोटल नंबर ऑफ संख्याएं विषम होती, यहाँ पर 20 संख्याएं ये 21 होती, उस केस में आप क्या करेंगे, 21 प्लस 1/2 करेंगे तो 22/2, यानी 11वीं संख्या आपको बीच वाली संख्या मिल सकती थी। जब संख्याएं 20 है तो आप डायरेक्टली 20/2 करके 20/2 करेंगे, यानी एक संख्या 10 आ जाएगी। जब संख्याएं सम ऑलरेडी हैं, उस केस में एक तो 10वां टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म आपको मिलने वाला है 11वां टर्म, उसके जस्ट आगे वाला, ये 2 संख्याएं इसकी माध्यिका हो जाएगी। यानी जब आपको ये पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो आपको कौन सी संख्या बीच वाली लग रही है, ये 10वीं, और उसके बाद जस्ट एक आगे वाली, ये दोनों संख्या बीच में है। इसके आगे जितनी संख्या है, इन दोनों के पीछे भी उतनी संख्या है, नहीं ये बीच में 2 संख्या आ गई, 14 और 14, दोनों ही समान संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार 14 लीजिए। यहां पर मान लेते एक 14 होता, एक 16 होता, तो उस केस में क्या करते आप दोनों को ऐड करके इसका निकाल देते, माध्य या फिर औसत निकाल सकते थे। अब औसत वाली जो संख्या मिलती वही आपकी माध्यिका होती, लेकिन यहां पर औसत आप निकालेंगे तो 14 ही आने वाला, दोनों ही संख्या 14 है, तो माध्यिका आपको मिल गई 14। अब बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट हुई, तो आप कहेंगे रिपीट में तो 12 तो 3 बार हुआ है, 13 2 बार हुआ है, 14 4 बार, यानी सबसे अधिक बार रिपीट है वो 14 4 बार हुआ है। तो बहुलक है, जो संख्या सबसे अधिक पुनरावृत्ति हो रही है वो 14 की हो रही, तो बहुलक हो गया 14। और
बहुलक 14 और क्या आ गया, और आपकी 14 आ गई थी माध्यिका। माध्यिका भी 14, बहुलक भी 14, तो 2 गुणा 14 माइनस 14 करेंगे तो एक 14 रह जाएगा, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट है इस केस में। तो ये एक इजी सा आप निकाल सकते थे। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए 12 से भी भाग जा रहा उस संख्या में, 15 से भी जा रहा, 18 से भी जा रहा है। देखिए ऐसी कैसी संख्या हो सकती है इसमें तीनों का ही भाग जाए, तो उस केस में आपको क्या निकालना है, तीनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो वो छोटी से, एलसीएम का मतलब भी वो सबसे छोटी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इन तीनों का भाग देंगे। जैसे कि मैं 12, 15, 18 का एलसीएम आप आएगा तो 180 आ जाएगा। एलसीएम निकालना तो आता ही है, 12, 15, 18 है। इस प्रकार भाग विधि लगाइए। सबसे पहले आप 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, 15 का 15 रह जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। यहाँ पर 3 का भाग दीजिएगा, 3 दूनी 6 और 5 15 9। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 और फिर आप 6 और 5 का करेंगे 30, 30 और 6 करेंगे तो 18 0 180। एलसीएम कितना आ गया, मैंने कहा 180 आ गया। अब 180 एलसीएम आ गया, मतलब जो 12 में 180 का भाग जा रहा है, 180 में 12 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 18 भी जा रहा है। 180 से कोई भी छोटी संख्या आपको नहीं मिलने वाली है जिसमें इन तीनों का ही भाग चला जाए, इसलिए सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12, 15, 18 का जा रहा है, तो ये इसके एलसीएम से निकल के आती है। 180 के बाद बड़ी संख्या तो आपको मिल सकती है जिसमें 12, 15, 18 का जा सकता है। बड़ी संख्या कौन सी मिल सकती है, जो 180 का ही पहाड़ा होगा वही बड़ी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। जैसे कि 180 गुणा 2 करूंगा तो उसमें इन तीनों का जाएगा, 180 गुणा 3 करूंगा तो जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा। अब आपको जो सवाल में पूछा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग समझते हो ना, जैसे कि 4 अपने आप में पूर्ण वर्ग है, फिर 64 अपने आप में पूर्ण वर्ग का मतलब है जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे तो पूरी एक पूर्ण संख्या रहेगी, दशमलव में नहीं रहेगी। 4 का वर्गमूल 2 है, 64 का 8 है। इस प्रकार अब जब ऑप्शन पूर्ण वर्ग सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आप देखते हो, 400 भी पूर्ण वर्ग, 900 भी है, 625 सारे पूर्ण वर्ग के ऑप्शन दे रखे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है कि यहां से निकालना कि 180 तो होगा नहीं, क्योंकि 180 तो सबसे छोटी संख्या तो है लेकिन वो अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग के लिए मैं क्या करता हूं, उसके बाद कौन सी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, तो आप कहेंगे 180 का ही कोई गुणन जाएगा। तो 180 गुणा 2 करता हूं तो आपको पता है 180 गुणा 2 360 मिलता है, 360 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर मैं 180 गुणा 3 करता हूं, उस केस में आपको 540 मिलता है, आप कहेंगे 540 भी। इसलिए आपको क्या पता होना चाहिए, जितने भी लगभग आपको 40 तक तो पता ही होने चाहिए कि स्क्वायर क्या है, 40 तक जो भी संख्या, तो 540 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 180 का मैंने 4 से गुणा किया तो ये आ जाएगा आपके 720, 720 भी आपको पता पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर 5 से किया तो आपके आ गया 900, 180 का 5 से किया तो 900 आ गया। अब 180 का 5 से किया तो 900। अब 900 वह संख्या है वो अपने आप में पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 900 में आप 30 निकल के आ रहा है, वर्गमूल निकालेंगे 30 गुणा 30 आपको पता 900 हो रहा है। इसका मतलब 900 वो संख्या मिल गई है जिसमें इन तीनों का भाग भी जा रहा है और पूर्ण वर्ग भी है, और वो सबसे छोटी संख्या 900 से छोटी आपने देखी कोई भी संख्या नहीं है जो पूर्ण वर्ग है। दो कंडीशन में चुनी से तीनों का भाग भी जाना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी है, तो वो संख्या आपको 900 निकल के आई। आई होप ये आपको समझ में आया है, इस प्रकार निकालना था। अगला सवाल देखते हैं, मैथ का जो पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का आधा भाग है वो 5% की वार्षिक ब्याज की दर से, अपनी पूंजी का 1/3 भाग है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, और शेष हिस्सा है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया है। एक वर्ष में उनके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय है वो 820 रुपए, तो उनकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस सवाल का कैसे आपको हल करना है वो सेम ही आपके, या तो आप x मान सकते हो, जैसे कि मैं x मानता हूं। x मानना किस प्रकार मानना है, यदि मैं x मानता हूं कि व्यक्ति ने टोटल x पूंजी निवेश की है, x में से जो आधा भाग है x/2 है वो 5% की दर से, याद रखना है वार्षिक, ये एक वर्ष में आपको काउंट करनी है, तो ये मूलधन दर समय है 1/100 करेंगे। एक तो आप ऐसे करेंगे, और फिर सेकंड आपको दे रखा 1/3 है तो आप x/3 गुणा 8, और फिर आप करेंगे 1/1 का और 100, और शेष कितनी है, जो शेष यहाँ पर टोटल राशि थी x है, x में से x/2 चली गई, x/3 चली गई, फिर माइनस करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे ही कर दो ना, आपके पास राशि थी कितनी, एक बार 1/2 भाग हो रहा है, दूसरी बार 1/3 भाग हो रहा है, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा। आप मान लेते हैं 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, तो 6x मेरे पास राशि में 6x ही मानता हूं, शुरुआत से ही 6x मानता हूं, क्योंकि इजी हो जाएगा कट करने में। 1/2 और 1/3 इसका करेंगे ना तो डायरेक्टली आपको एक 10 भिन्न में राशि मिलेगी ही नहीं, तो मैंने क्या डायरेक्टली 6x इसलिए माना क्योंकि 1/2 भाग हो रहा है, 1/3 भाग हो रहा है, तो 3 दूनी 6 है, तो मैंने मान लिया कि वो राशि उनके पास 6x माना, राशि उन्होंने निवेश की है 6x। 6x जो टोटल उनकी पूंजी थी, उस
पूंजी का आधा भाग 6x का आधा कितना आप कहेंगे 3x। आधा भाग है वो 5% की वार्षिक ब्याज की दर से, 5% की वार्षिक ब्याज की दर से। तो मूलधन है 3x, समय है 1 वर्ष है ना, 1 वर्ष निवेश किया इन्होंने, तो 1 वर्ष बट्टा 100 करेंगे, ये इनका हो गया आधा जो भाग है। दूसरा बोल रहा है अपनी पूंजी का 1/3 भाग, जब 6x टोटल पूंजी मानी है इसका 1/3 करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x भाग है वो उन्होंने निवेश किया है 8% की दर से 1 वर्ष के लिए बट्टा 100। अब जो शेष रही है, अब शेष कितनी रही है दोस्तों, आप कहेंगे टोटल 6x थी, उनमें से 3x हो गई, 2x हो गई, इन 3 और 2 5x हो गई, तो शेष रही है 1x रही है। अब जो शेष x राशि है वो क्या करेगा 10% की दर से, तो मैंने कहा x गुणा 10 गुणा समय 1 वर्ष है बट्टा 100 है। ये जब इन्होंने टोटल निवेश कर दिए अलग अलग रेट से, उस केस में उनको जो लाभ मिल रहा है, लाभ क्या मिलेगा, ब्याज ही तो मिलेगा, जो ब्याज है वो उनका प्रॉफिट है। तो उनकी आय हो रही वो 820 रुपए एज ए ब्याज हो रही है। इन तीनों को मिला के जो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। इन तीनों का ब्याज का योग क्या हो रहा है दोस्तों, 820 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, सॉल्व में करना ही कुछ नहीं, एलसीएम सभी में 100 आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली 100 ले लिया सभी में, ठीक है। अब फिर 3x और 5 दिया, आप कहेंगे 15x प्लस 8 दूनी 16x प्लस 10x बराबर कितना है 820 है, या फिर 15 और 16 कितने 31 और 10 41x, 41x बराबर 820 गुणा 100, x बराबर कितना है 41 का भाग दूंगा, 41 दूनी 82, 20 गुणा 100 यानी 2000। अब x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2000। ज्ञात क्या करना था दोस्तों, कुल निवेशित पूंजी, कुल x थोड़ी थी, कुल तो आपने 6x माना था। जब x 2000 है तो 6 गुणा 2000 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12000 राशि आपने निवेश की है। इस प्रकार आप हल कर सकते हो इसको इजीली। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याएं के मध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको मध्य यानी औसत का अंतर निकालना है। पहली 8 जो भाज्य प्राकृत संख्या है, अब पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्या है कौन सी, भाज्य और अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। भाज्य संख्या की शुरुआती एक आपको पता है 1 2 3 4 ये जो संख्या है सारी, इसमें से भाज्य कौन सी, शुरुआत 4 से होती है, 2 3 अभाज्य है। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें स्वयं के और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग जा रहा हो, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूं 2 क्या भाज्य नहीं है, क्योंकि 2 में या तो 1 का भाग जा रहा है या फिर 2 स्वयं का जा रहा है, इसके अलावा तीसरी संख्या का भाग जा ही नहीं रहा 2 में, और 3 में भी नहीं है। 4 में क्या है, 1 का भी जा रहा है स्वयं का, इसके अतिरिक्त अन्य किसका 2 का जा रहा है, तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए भाज्य संख्या पहली 8 संख्या लेनी ना भाज्य, तो पहली 8 में आपके 4 आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 10 है, 12 है, फिर आपकी 14 है, यह 8 आ गई ना, 1 2 3 4 5 6 7, 14 के बाद आप कहेंगे 15 है ना, 16 क्यों 15, ये 8 भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार 8 अभाज्य संख्या आप ले लीजिएगा। अभाज्य संख्या 1 को काउंट ही नहीं करते ना, भाज्य ना अभाज्य, काउंट होगी अभाज्य संख्या 2 से। 2 के बाद आपके आ जाएगा अभाज्य में 3 आ गया, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 तो है नहीं, 11 है, 11 के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर 13, 13 के बाद मिल जाएगी 17, 17 के बाद 19 मिल जाएगी। ये आपके 8 अभाज्य संख्याएं आ गई। अब आपको क्या पूछा है, अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर। अब माध्य का मतलब इनका जो एवरेज निकल के आ रहा है उसका अंतर। जैसे 8 आप एक्चुअल में करेंगे, सवाल कैसे कर सकते हो, इन सभी को ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद इसका माध्य निकालिए, यानी औसत निकालेंगे तो आप भाग देंगे 8 का, फिर इन सभी को ऐड कीजिए, 8 का भाग दीजिए। अब जो इसका 8 का भाग देने पर उत्तर आया, इनके मध्य का अंतर निकालेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आप मैं मान लेते हूं कि आपने माध्य निकाला, ठीक है, ये आपने माध्य निकाल लिया, 8 का भाग दिया, प्लस किया सभी को, ठीक है, ये प्लस करना है और इसको भी आपको प्लस करना है, लेकिन बाद में आपस में माइनस करना है। बाद में आपस में क्या करना, माइनस करना है। तो ये बाद में इसको मैं माइनस करूंगा, ये सभी एक तरीके से माइनस हो जाएगी ये। अब इसको माइनस करेंगे, 8 कॉमन नीचे है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर आपको खेल करना है, डायरेक्टली आपको कटआउट ही करना है। जैसे मैं क्या कर देता हूं, ये हो रहा है 8 कौन से हो रहे हैं, 5 3 8, तो डायरेक्टली मैंने 8 को माइनस किया, 0 हो गया। इसी प्रकार आपको करना है 7 और 2 9, तो डायरेक्टली 9 मैंने माइनस कर दिया। यही सेम चलना है आपको, जैसे कि मैं कर देता हूं 11 10 और 11 मैंने यहाँ पर -1 कर दिया, ठीक है। अब -1 हो गया मेरे पास, और यहाँ पर ये -1 है, -13 है, तो मैं क्या करता हूँ 6 और ये 12 है ना, 12 और 13, ये -1 मैंने और कर दिया यहाँ पर। अब माइनस ये है 6 और 4 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर है 14, मैं क्या करता हूँ, ये 14 और 4 कितने होते, तो आप कहेंगे 14 और 4 हो जाएंगे 18,
और ये प्लस 18, ये मैंने माइनस कर दिया, 14 और 4 है, ये मैंने 18 कर दिया और इसको मैंने 17 से माइनस कर दिया। उस केस में प्लस 1 रह गया, प्लस 1 इस 1 से माइनस हो गया। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर आपके माइनस 1 है, ठीक है, 6 है और माइनस 1 है, तो ये आपके 15 को मैं कर देता हूँ। 15 और 6 कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 15 और 6 हो गए, यहाँ पर आपके 21 है। इस साइड क्या है, -1 -19 है, तो ये इस प्रकार आप माइनस कर सकते हो। ये -20 है तो -20 + 21 यानी 1 रह गया। तो इस प्रकार आप जैसे ही माइनस सभी को करते हो इजीली आपके 1 मिल जाएगा ऊपर। अब 1 को बट्टा में क्या है, बट्टा में आप कहेंगे 8 आ रहा है जो एवरेज वाला है, तो 1/8 आपको क्या मिल गया, इनका अंतर मिल गया। डायरेक्टली इस प्रकार आप माइनस करते हुए निकाल सकते हो। अगला सवाल देखिएगा, 2001 में एक कंपनी के द्वारा अर्जित राजस्व है वो 6300 करोड़ है। 2010 में ये देख सकते हो 2001 में उनको 6300 करोड़ मिले, 2010 में तो ये 2001 में मिले हैं कंपनी को 6300 करोड़, 2010 में मिले हैं कंपनी को 8100 करोड़, 2015 में मिले हैं कंपनी को 10,800 करोड़। पूछा क्या है, 2001 से 2010 के बीच और 2010 से 2015 के बीच राजस्व आय में हुई वृद्धि। तो आप कहेंगे 2001 से 2010 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है, 6300 से 8100 हुई है। कितना बड़ा है, 8100 माइनस आप 6300 कर दो तो ये आपके आ जाएगा 1800 है ना, तो ये 1800 की वृद्धि हुई है। फिर आपके 8100 से ये 2010 से 15 तक कितने की वृद्धि हुई है, तो आप इसमें भी माइनस कर दीजिएगा 10,800 में से ये हो जाएगा आपके 2700, ठीक है, तो ये 2700। अब पूछा क्या है कि राजस्व आय में हुई वृद्धि का अनुपात है, 1800 की हुई पहले और सेकंड केस में 2700 की हुई, इनका रेशियो है 18 और 27 का। अब 18 और 27 का रेशियो आप क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 9 और 3 का 27, 2 और 3 का रेशियो ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगला सवाल है कि निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक जो दर्शा रही है, फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में AQI के औसत में कितना अंतर है। ये फरवरी मंथ का ही पूरा डाटा है, कोलकाता और दिल्ली के AQI के औसत में दे रखा है, ठीक है, तो इसके एवरेज में निकालना है। कोलकाता का फरवरी मंथ में ये AQI आ रहा है और दिल्ली का फरवरी मंथ में ये AQI आ रहा है, इनके औसत में कितना अंतर है। अब आप औसत एक तो इस प्रकार निकाल सकते हो, डायरेक्टली ऐड करो, इन सभी को ऐड करो और 4 का भाग दो, ठीक है, इसको भी ऐड करो, 4 का भाग दो और इन दोनों को माइनस कर दो, ये निकाल सकते हो। नहीं तो आप एक एक को माइनस कर दो, माइनस करेंगे उसके बाद आप 4 का भाग देंगे तो भी आपके औसत आ जाएगी। यदि आप माइनस करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे 306 में से मैंने 248 है ना, ये माइनस किया तो मेरे पास मिल गया 58 है, तो अंतरित निकालना तो डायरेक्टली मैंने इसको माइनस कर दिया 200, फिर है 288, 288 माइनस 246 करूंगा ये 42 आ जाएगा। 274, अब 274 को आप माइनस करेंगे 246 से तो ये आपको 28 मिल जाएगा। और फिर 172 में से आप माइनस करेंगे 236 में से, तो यहाँ पर आपको -64 मिलने वाला है। अब आप क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे, इन सभी को ऐड करके 4 का भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा। या फिर मैं इसको ऐड करूं तो ये -64 है ना, 28 64 - 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 64 - 28 है, अभी भी -36 हो रहा है, ठीक है। अब 42 - 36 है तो ये हो जाएगा -6, 42 में +6 हो जाएगा। अब 58 और 6 आप प्लस कर दीजिएगा, 58 और 6 कितने हो गए, आप कहेंगे 64 हो गए। 64 में आप 4 का भाग देंगे तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो दे रखा है 16, तो 64 में 4 का भाग देंगे 16 इसका एवरेज आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया है, यदि उसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ है 14% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल में दे रखा है कि एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया है, यानी मान लेते हैं कि वस्तु थी 100 रुपए की, ठीक है, उसको 12% लाभ में कितने में बेचा होगा, 112 में बेचा होगा। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, तो प्राप्त लाभ 14%, सेकंड केस में उनको 14% का लाभ होता, तो 14% कितना, 100 का, यानी वो सेकंड केस में यदि 114 रुपए में बेचता तो उसको 14% लाभ यहाँ पर होता। कंडीशन क्या यहाँ पर सेकंड में देखिए, यदि इसे ₹33 में अधिक बेचा होता तो उसे 14% का लाभ होता। अब देखिए 14% का लाभ कब होता, जब वो 114 में बेचता। सवाल बोल रहा है कि यदि वो 33 रुपए अधिक में बेचता, देखिए प्रथम कंडीशन में आपने 112 रुपए में बेचा है, सेकंड में 114 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए अधिक बेचा, तो आप कहेंगे 2 रुपए अधिक बेचा होता, उस केस में उनको 14% का लाभ हो सकता था। लेकिन सवाल बोल रहा है कि ये जो 2 रुपए अधिक बेच रहे हो ना, ये 33 रुपए के इक्वल है, तो 2 जब 33 के इक्वल
है, एक हो जाएगा 33/2 के इक्वल। आपको पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपए था। अब वस्तु का 100 रुपए, लेकिन एक की वैल्यू 33/2 के इक्वल है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 33/2 है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 कर सकते हो। 50 गुणा आप 33 करेंगे, ये 15 हासिल 1, ये 16 और ये 0, यानी 1650 रुपए है। ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, वस्तु का क्रय मूल्य है वो 1650 रुपए आ गया। तो इस प्रकार आप डायरेक्टली हल कर सकते हो, सिंपल सा, बिना किसी ज्यादा लॉजिक लगाई। अगला सवाल देखिएगा, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु वो 16.8 वर्ष हो रही है। यानी बॉयज जितने भी हैं, जितने भी गर्ल्स हैं, है ना, जैसे बॉयज प्लस गर्ल्स हैं, इनकी मिलाकर औसत आयु आ रही है 16.8 आ रही है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ बॉयज है x, गर्ल्स है y, संख्या है ना, बॉयज की संख्या x है, गर्ल्स की संख्या y है। तो उस केस में होगा क्या, x प्लस y, ये क्या है, बॉयज की संख्या x है। ठीक है, अब एवरेज कितना आ रहा है, 16.8 का आ रहा है। बॉयज की संख्या x है, तो टोटल आयु का योग कितना होगा, आप कहेंगे एवरेज 16.8 का आ रहा है, तो 16.8 तो x हो जाएगा गुणा, प्लस 16.8 हो जाएगा y का गुणा। ये टोटल आयु आ गई, टोटल आयु, यानी जितने भी बॉयज और गर्ल्स हैं इन सभी की मिलाकर जो आयु आई है 16.8x प्लस 16.8y आई है, या फिर आप कह सकते हो 16.8x प्लस y है। ये टोटल आयु आ चुकी है। लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। अब लड़कों की औसत आयु बोल रहे हैं कि 15.4 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु, लड़के थे कितने, आपने माने x लड़के थे, प्रत्येक लड़के की आयु आ रही है 15.4, यानी x लड़कों की आयु कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे x लड़के हैं तो प्रत्येक की 15.4 है, तो लड़कों की 15.4 गुणा x आ गई। इसी प्रकार लड़कियों की एवरेज आयु आ जाएगी, लड़कियों की संख्या आपने y मानी है, प्रत्येक लड़की की आयु यहाँ पर एवरेज 18.8 आ रही, तो 18.2 आ जाएगी लड़कियों की। ये यहाँ से लड़के प्लस लड़कियों की आयु का योग आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। अब ये दोनों ही इक्वल हैं। इस केस में प्रत्येक का, सभी का पहले टोटल लिया था, यहाँ पर आपको अलग अलग दे रखा है, तो ये दोनों मैं इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इक्वल किया, कितना हो जाएगा, 16.8x प्लस 16.8y बराबर यहाँ से आ रहा है 15.4x प्लस 18.2y। आपको क्या निकालना है, लड़के और लड़कियों के x और y का रेशियो ही तो निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, जो समान वेरिएबल हैं जैसे 16.8x माइनस 15.4x कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 16.8 माइनस 15.4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.4x हो जाएगा। तो 1.4x बराबर है, इस साइड मैंने y का ले लिया है, 18.2 में से 16.8 माइनस किए, तो यहां से भी आपके 1.4y आ रहा है। तो आप कह सकते हो x बटा y का रेशियो 1.4 बटा 1.4, यानी 1/1 का अनुपात आ गया x और y का। जो आपको पूछा था लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है x और y का, वो 1 और 1 का यहाँ से निकल के आ रहा है। बाकी यदि आप थोड़ा डायरेक्टली भी करते तो कर सकते थे, जैसे कि मैं लड़का है, बॉयज हैं, लड़कियां गर्ल्स हैं, बट्टा में यदि बॉयज प्लस गर्ल्स हैं, बॉयज 1 है गर्ल्स 1 है, बट्टा में 2 करता है, जितने भी बॉयज हैं इनका जो टोटल आयु है बॉयज की वो b मान ली योग हो रहा है, गर्ल्स की g हो रहा है, बॉयज केस में 1 ले लिया, g 2। अब ये टोटल 16.8 हो रहा है। अब सवाल में दे रखा है कि लड़कों की औसत आयु, यदि मैं बॉयज की रख देता हूँ 15.4 और गर्ल्स की रख देता हूँ 18.2 भाग 2 का देता हूँ, क्या 16.8 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यदि क्यों आ रहा है? क्योंकि गर्ल्स और बॉयज की संख्या है वो रेशियो 1 और 1 में, इसलिए जो आपको समान आंसर मिल रहा है। अगला देखिएगा जो मैथ का पूछा गया वो देखते हैं। p² प्लस q² माइनस r² बराबर 0, p6 प्लस q6 माइनस r6 भाग देना है, ये पूरे के ऊपर भाग है, ठीक है। p² q² r², तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? अब देखिए p² प्लस q² माइनस r² बराबर 0 है, यहाँ पर 6 आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका क्यूब करना ही होगा। क्यूब इजी कैसे करना, माइनस r² में इस साइड ले लेता हूँ, तो p² प्लस q² इजी करना आपके हाथ में, माइनस r² है बराबर 0, तो बराबर में r² कर देता हूँ। अब आप क्यूब इजीली कर सकते हो, है ना। अब इजीली क्यूब करेंगे, जैसे a प्लस बी का आप क्यूब करते हो ना, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b होता है। तो इसका मैं क्यूब करूंगा, यानी p² a क्यूब यानी ये a क्यूब प्लस b क्यूब यानी q² का क्यूब प्लस 3ab, 3a कितना है p² प्लस q² 3ab, और गुणा में करना है 3ab और 3ab करना था ना, प्लस क्यों कर रहा है 3ab यानी p² q² और a प्लस b यानी
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप हल कीजिए, बराबर में भी है ना, बराबर में क्या है आर का स्क्वायर और 3 क्या तो आर की घात 6। अब इसको हल करूंगा तो पी की घात 6 प्लस क्यू की घात 6 प्लस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर में क्या आ रहा था, आर स्क्वायर आ रहा था, तो इसके स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, आर स्क्वायर लिख दिया। अब ये क्या है, बराबर में है आर की घात 6, या फिर ऐसे लिख सकता हूं पी की घात 6 प्लस क्यू की घात 6, आर की घात 6 को इस साइड लाया तो माइनस आर की घात 6, इस साइड क्यों लाया, सवाल में दे रखा माइनस आर की घात 6, बराबर में ये इस साइड ले लेता हूं माइनस हो जाएगा इस साइड, माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। आपको चाहिए क्या, आपको इसका भाग करना है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये तो आ गए आपके पास। इसमें यदि आप भाग देंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहां पर भी आप भाग देंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर गायब है, पीछे कितना रहा -3 रहा, तो ये पूरी वैल्यू आपको मिल गई -3, जो आंसर दे रखा है -3 का। अगला देखते हैं मैथ का सवाल जो पूछा गया है। 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में रेशियो देख लीजिएगा 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया है। वर्ष के अंत में कुल लाभ हो रहा है 15,600 रुपए का। लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले तो रेशियो को आप इजी कर दो, 2, 3, 4 का और एवरेज नहीं है, एलसीएम कितना आ रहा है तो आप कहेंगे 12 आ रहा है, तो सभी को 12 में गुणा करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में है 12 से गुणा कर सकते हो सभी को। अब 12 से मैं गुणा किया तो ये रेशियो का आ गया आप कहेंगे 6, ये आ गया रेशियो में आपके 4 और ये आ गया 3। अब एक्चुअल रेशियो ये आपका इजी रेशियो हो गया। अब क्या बोल रहा है, टोटल धन 15,600 है, 15,600, रेशियो में टोटल हो रहा है 6 और 4 10 और 3 13। अब ये 13 इक्वल बता रहा है 15,600 के। अब 13 का मैं भाग देता हूं, एक बार गया तो 2, ये 1200 रह जाएगा, 13 एक बार जाएगा तो 2 और 2 ये 26 है, तो 1200 रुपए। अब 1200 जब एक की वैल्यू 1200 की इक्वल आई है, आपको पूछा है सबसे बड़ा हिस्सा, लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा तो 6 वाले को मिलने वाला है, 6 गुणा 1200 करेंगे तो 12 छक्के 72, तो 7200 रुपए यहाँ पर सबसे बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। सबसे छोटा है तो आपको 1200 गुणा 3 करना है, तो वो मिल जाएगा सबसे छोटा हिस्सा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट मैथ का सवाल है, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती। भिन्न ज्ञात कीजिए। डायरेक्टली ऑप्शन से दोस्तों करेंगे तो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। अब ऑप्शन से करते मान लेते कि भिन्न ये 3/5 में मानना हो, मेरे को पता नहीं ये आंसर अभी। तो एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, आप देखेंगे ऊपर अंश है नीचे हर है, अंश हर से 2 कम है, बिल्कुल कम है, कोई दिक्कत नहीं। यदि अंश को 2 से गुणा करता हूं तो अंश को मैंने कहा 2 से गुणा किया तो ये तो 6 होना चाहिए, और हर को 3 से करता हूं, अंश को 2 से किया लेकिन ये तो 6 होता है। ऑप्शन बोल रहा है कि प्राप्त भिन्न 2/9 आएगी, तो ये तो 6/9 हो रही, तो यहाँ से या फिर हर को क्या पता कट भी जाए, हर को 3 से गुणा करूंगा तो ये 15 है, यहाँ पर आप काट भी देंगे तो 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 5, 2/5 मिल रही है, लेकिन 2/9 मिल रही है। इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन से ट्राई करेंगे। यदि ऑप्शन से न करते हो डायरेक्टली आपको हिट करना है, यदि क्या इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो सकता है। भिन्न का अंश हर से 2 कम है, मैं मान लेता हूं डायरेक्टली भिन्न x/y मान ली, मेरे को नहीं पता x/y मान ली। अब भिन्न का जो अंश है, अंश ऊपर होता है, हर इसका नीचे हो जाएगा। अब अंश हर से 2 कम है, जो अंश है ना x वो हर से 2 कम है, यानी x बराबर है y-2, तो x के स्थान पर y-2, y के स्थान पर y। अब देखिए अंश है, अंश हर से 2 कम है, तो ये आपका ऊपर अंश हर से 2 कम कर दिया मैंने। यदि अंश को 2 से गुणा, इसको मैंने 2 से गुणा किया, और हर को 3 से गुणा, इसको 3 से किया। अब ये प्राप्त भिन्न क्या हो रही है, 2y-2 बट्टा ये कर देंगे 2y-4/3y हो गई। सवाल बोल रहा है कि प्राप्त भिन्न 2/9 हो रही है। अब इसको आप हल करेंगे, ये हो जाएगा 9 दूनी 18y, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 9 दूनी 18y, 9 गुणा 6 करेंगे ना तो ये आपके हो जाएगा 36 बराबर 6y। अब इसको कर सकते हो 18y माइनस 6y बराबर 36 है, तो 18 में से 6 गए तो 12y बराबर 36 है, तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। y की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू 2 कम है तो x की वैल्यू 1 हो गई, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x 2 कम क्यों, सवाल दे रखा है कि x/y जो ऊपर अंश है ना वो हर से 2 कम है। अगला सवाल देखिएगा, ये तो आपके रीजनिंग का है, डायरेक्टली मैथ का सवाल दिखा है।
ए और बी की कार्यक्षमताओं का रेशियो है वो 3 और 4 दे रखा है। सेम ऊपर मैंने बताया है कार्यक्षमता और जो समय होता है वो उल्टा होता है दोस्तों। कार्यक्षमता 3 और 4 के रेशियो में, तो आप कहेंगे जो समय लगने वाला है वो 4 और 3 लगने वाला है। ये ए का है, ये बी का है। समय देखिए, क्योंकि कार्यक्षमता है वो 3 यूनिट करता है तो समय ज्यादा लगेगा, 4 घंटा लग सकता है। ये 4 यूनिट करता है, समय जस्ट इसका उल्टा लगने वाला है। अब ए किसी कार्य को 12 दिन में, सवाल बोल रहा है कि ए कार्य कर रहा है 12 दिन में, एक्चुअल में यहां पर ए कितना कार्य कर रहा है 4 दिन में। ठीक है, ए अपने जब कार्य समय निकाला कार्य क्षमता का उल्टा, तो ए का आया 4 दिन में। सवाल बोल रहा है 4 12 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है। आपको पूछा बी उसी कार्य को, बी भाई 3 समय ले रहा, जो भी 3 यूनिट समय है, लेकिन एक्चुअल में 1 3 के इक्वल है, तो 3 गुणा 3 9 दिन का समय लेने वाला बी। ऊपर भी बता दिया है, ये एक इजी सवाल था। अब ये प्लस माइनस आप वैल्यू रख के इजी सवाल कर सकते हो, बोर्ड मास के नियम से, इसमें क्या ही समझाए आपको। और फिर है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई 1000 की बात हो रही कहीं ना कहीं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से कितना घटाऊं कि मेरे को जो संख्या मिले वो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हो गया। जैसे 900 अपने आप में पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग यानी उसका पूरा वर्गमूल निकलता हो, तो मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से कितना घटाऊं। आप कहेंगे अपने मनचाहे घटाओ, नहीं मनचाहे नहीं घटाना है, वह छोटी से छोटी संख्या घटानी है आपको। ऐसे नहीं आप यहां पर घटा देते हो, 996 घटा दिया, मेरे को 4 मिल गया, ये पूर्ण वर्ग है। नहीं, यहां पर घटानी जो संख्या है वो छोटी से छोटी संख्या घटानी है जिससे पूर्ण वर्ग मिल जाए। आप कहेंगे छोटी से छोटी बात कर, अच्छा मैं 1 घटा देता हूं। भाई 1 से काम थोड़े चलेगा, 999 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है ना। तो आपको छोटी से छोटी संख्या कितनी घटानी, तो आप क्या दिमाग लगाएंगे भाई 1000 तो है ही है। अब मैं देखता हूं पूर्ण वर्ग 1000 के आसपास किसका चल रहा था। आप कहेंगे 30 का स्क्वायर, आपको डायरेक्टली याद ही है, 30 का स्क्वायर करते हो तो आप कहेंगे 900 आ रहा है। फिर आपको डायरेक्टली 40 का स्क्वायर याद है, क्योंकि आपको पता है 4 और 4 1600, ये तो काफी ज्यादा हो रहा है 1000 से। कहीं ना कहीं वो वैल्यू 30 के इक्वल होगी, 30 के इक्वल यानी 30 के इक्वल नहीं 30 के आसपास। तो 30 के आसपास स्क्वायर और किसका है जो 1000 को टच कर सकता है। 31 का स्क्वायर करते हो, देखिए स्क्वायर ये पता होना चाहिए 40 तक। 31 का 961 होता है ना, तो 31 का आपके 961 हो गया। अब मैंने कहा हो सकता है 32 का भी, 32 का आपको पता है स्क्वायर होता है 1024 होता है, तो 1024 तो ज्यादा हो रहा है। आपको तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाना है, छोटी संख्या नहीं 1000 में से घटाना है, तो 1024 तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो सकता है 1000 के आसपास कैसी संख्या मिल सकती है? 1000 के आसपास कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है? तो आप कहेंगे ये तो संख्या आ रही है 961 वाली, तो 961 वाली पूर्ण वर्ग है। 31 गुणा 31 यानी ये 31 आपके 961। अब देखिए 961 कब आ रहा है? जब आपने कोई संख्या यहाँ पर घटाई होगी। कितना घटाऊं 1000 में से कि 961 आ जाए? तो आप कहते हैं कि 1000 में से 961 ही क्यों ना घटा दिया जाए। तो ये आपको संख्या घटानी है 39। 1000 में से जब आप 39 घटाएंगे, 39 से छोटी आप संख्या नहीं घटा सकते हो कि उससे छोटी घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं मिलेगा। 39 घटाएंगे उस केस में आपको 961 मिलेगा। 961 अपने आप में पूर्ण वर्ग है, तो सबसे छोटी की छोटी केस में ये संख्या निकल सकती है। अगला सवाल देखते हैं, √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या क्या आएगी? अब दोस्तों जो परिवर्त हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, उसके परिवर्त और अंतवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज है, परिवर्त यानी चारों ओर के वर्त की बात करा, अंतवर्त यानी इसके अंदर का वर्त होगा। आपको परिवर्त पूछा है तो परिवर्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज चारों भुजाएं इक्वल हैं और इसके परिवर्त की त्रिज्या होती है। दोनों फॉर्मूला बता देता हूं। यदि आपको परिवर्त पूछे, जैसे कि पूछा भी परिवर्त है, समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या a/√3 है। और अंतवर्त, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के यदि अंतवृत्त की पूछ रहे तो आप कहेंगे a/√3 तो है ही है, साथ में 2 का और नीचे गुणा है, तो a/2√3 अंतवर्त है और परिवर्त की त्रिज्या है a/√3। आपको क्या दे रखा है भाई? आपको दे रखा है √3 इकाई यानी √3 तो दे ही दिया है और परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला है a/√3। a यानी भुजा आपको √3 दे रखा है, /√3 यानी √3/√3 1 हो जाएगा। परिवर्त की त्रिज्या यहाँ पर 1 निकल के आ गई। इजी सवाल फॉर्मूले से आप कर सकते थे। अगला सवाल, 19 - x√2। तो इसमें आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। सबसे पहले रूट को हटाना है, x को निकालने के लिए इस पूरे रूट को हटाना। तो मैं स्क्वायर करता हूं दोनों साइड में, तो दोनों साइड में ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर करते हो तो ऊपर में क्या रूट हट जाएगा स्क्वायर के बदले, तो ऊपर रह जाएगा आपको 19 - x√12 बराबर में इस साइड भी स्क्वायर करना है, a - b का स्क्वायर करना है, तो a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि √4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर -2ab, -2ab यानी √12। ठीक है, अब मैं √12 ही एक बार रहना देता हूं इसको। और फिर आपको क्या करना है, इस साइड आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं, ये आपके x √12 दूसरी साइड ले लेता हूं, प्लस में हो जाएगा, और इसको इस साइड लूंगा तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो ये हो जाएगा 19 - 7, ये इस साइड आएगा तो प्लस में, प्लस 2 √12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करते हो कि x √12, 19 में से 7 के पिछड़े 12, और प्लस 2 √12। वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, x की। x बराबर हो जाएगा 12 + 2 √12 बट्टा √12। अब ये √12 नीचे तो आ नहीं रहा, मैं हरों का परिमीकरण करता हूँ, ऊपर नीचे √12 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने √12 से जैसे ही गुणा किया, नीचे √12 और √12 कैंसिल होकर 12 हो गया, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 √12 प्लस 2 गुणा 12 हो गया, क्योंकि √12 अपने आप में यहाँ भी 12, नीचे कितना 12। अब इसको आप भाग देंगे तो 12 से 12 चला गया, √12 यहाँ पर भी देना, ये भी चला गया, दोनों ही केस में 12 कॉमन है इसलिए चला गया। अब √12 हो गया, ये आपके √12 प्लस 2, तो 2 + √12 आंसर आना चाहिए। आ कितना रहा, 2 + 2। अब √12 होता क्या है, √12 आप कहेंगे √12 यानी 4 × 3। ठीक है, 2 प्लस, अब √4 का मान कितना 2 होता है, फिर √3, 2 + 2 √3 आ रहा, तो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला जो मैथ का सवाल है वो देखते हैं डायरेक्ट। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा कोई, ये ABC PQR क्रमश AB, P है वो AB का मध्य बिंदु है, और BC का है QR है AC का मध्य बिंदु। एक त्रिभुज बना रहे हैं, मध्य बिंदु यानी ये 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं भुजा को। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब ये PQR का जो त्रिभुज बनता है, जब भी इस प्रकार की कंडीशन मैच होती है जिसमें कोई भी एक समबाहु त्रिभुज हो, जिसकी बीच वाली मध्य बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है, तो वो त्रिभुज बाकी जितने भी त्रिभुज हैं, ये चारों ही त्रिभुज आपस में क्या 4 त्रिभुज बन रहे हैं, ये चारों ही इक्वल त्रिभुज बनते हैं यहाँ पर। अब इस पूरा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी, 4 दे रखी, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 गया, 4 √3 है वो टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल है इस पूरे का। इस पूरे में भाग कितने हो रहे हैं, इक्वल भाग आप कहेंगे 4 इक्वल भाग हो रहे हैं, तो एक इक्वल भाग का आपको निकालना है, तो एक के लिए आप क्या करेंगे, भाग 4 करेंगे, √3 है, ये प्रत्येक त्रिभुज अलग अलग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये एक इजी सा सवाल पूछा गया है, इसमें ए ग्रेड, देखिए टोटल ये 360 छात्र हैं, 360 छात्र में 100% हो रहा है, क्योंकि ए वाले को मिल रहा है 10% है, बी वाला है वो 20% छात्र हैं बी ग्रेड में, और सी वाले में है वो दोस्तों 30% छात्र हैं, डी वाले में है 40% छात्र हैं। तो ये टोटल 100% हो गई। अब टोटल 100% है, उसमें कितने हो रहे हैं, 360 छात्र हो रहे हैं। कुल संख्या छात्रों की कुल संख्या है, यानी 100% में छात्र है 360, यानी 1% में छात्र कितने आप कहेंगे 3.6 है 1% में। पूछा क्या, ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों का कुल संख्या। ग्रेड ए प्राप्त कर रहे हैं 10%, बी कर रहे हैं 20%, टोटल ए और बी यानी 30% छात्र ये ए और बी प्राप्त कर रहे हैं। 1% का मतलब 3.6 है, तो 30% का क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 3 का गुणा करेंगे 18 हासिल 1 9 और 1 10 108, ये हो जाएगा 0 है तो पॉइंट लग गया। 108 छात्र हैं जो कि ए और बी ग्रेड वाले हैं। अगला सवाल देखिएगा, कूट भाषा नहीं चाहिए आपको, मैथ का सवाल देखना है, बाकी तो ये था आपके। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n और 5 की घात n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। अंतिम अंक ही पूछा है ना, हमेशा क्या होगा मतलब अंतिम अंक आपके फिक्स रहने वाला। तो आप क्या कीजिएगा, प्राकृत संख्या 1 से ही शुरुआत कीजिएगा, इजी हो जाएगा। 6 की घात 1 माइनस 5 की घात 1, तो 6 माइनस 5 यानी 1 आ रहा है। सवाल क्या दे रहा है, परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, यानी वो 1 ही होने वाला है, तो 1 आपको आंसर कर देना। आप कोई भी रखिए, 6 की घात 2 5 का n समान है, 2 यहाँ पर भी 2 रखूंगा, 6 और 2 36, 5 और 2 25,
और 25 में से 36 माइनस 1 का अंक क्या रहेगा, 5 करेंगे तो 1 ही रहा। तो सभी कंडीशन में 1 ही रहा, तो आप 1 से ही हल करना है। जलियांवाला बाग नरसंहार नहीं करना है आपको, ये वाला आपके हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं ट्रिक क्या है इसकी। यदि 40% की आप वृद्धि कर रहे हो, बाद में 40% की कमी कर रहे हो, तो उस केस में तो आपकी कमी तो होने ही वाली है, औसत तो कमी ही होगी, वृद्धि तो नहीं होगी। क्योंकि दोबारा जैसे कि आपकी संख्या 100 है, 100 से आपने 140 किया, अब 140 का 40%, 100 के 40% से तो ज्यादा ही होगा, तो वो तो कम लेकर आ जाएगा। उस केस में कमी तो होनी, कमी होगी कितनी, तो कमी होगी इसका ये परसेंटेज निकाल दीजिएगा। 40 का 40% निकालेंगे तो आप कहेंगे 0 से 0 गया, 16% की कमी डायरेक्ट कर सकते हो। बाकी एक्चुअल में कंसेप्ट क्या कहता है, एक संख्या में 40% की वृद्धि, में संख्या 100 मान लेता हूं, 40% की वृद्धि यानी 140 किया होगा, और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। अब 140 का 40% कितना हो जाएगा, तो आप 140 का 40% निकाल दीजिएगा, 0 से 0 चला गया, तो ये आपके हो जाएगा 56। अब 56 हो गया कमी, 140 का 40% कम किया, तो 140 में से यदि आप 56 कम करते हो तो कितना होता है, तो 140 माइनस 56 84 हो जाएगा। अब जो 84 निकल के आ रहा है वो इससे कितना कम है, तो 100 से 84 आप कहेंगे 16% कम है, 100 का 16% कम है, तो 16% की कमी इस प्रकार आपके कंसेप्ट पे निकल जाएगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। P बराबर आपको ये दे रखा है, Q बराबर ये दे रखा है, तो P और Q का मान क्या होगा, इजिली आप कर सकते हो, क्योंकि ये बोर्ड मास का नियम लगाना है। P और Q के ऊपर भी एक ऐसा सवाल आया था, इस सवाल में ज्यादा कोई झंझट है नहीं। तो 2 प्लस 0.2 भाग 0.2 गुणा 4 करेंगे 0.4 माइनस 2। ठीक है, इस प्रकार आपको P की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, 0.2 भाग 0.4 करना है, फिर आपको माइनस 2 करना है, तो 2 प्लस ये आपके पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा गायब, यानी ये आधा ही हो जाएगा, एक तरीके से 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 है ना, माइनस 2 है। अब 2 से 2 माइनस है, यहाँ पर कितना आ गया, 1/2 आ गया, यानी 0.5 आ गया। तो P की वैल्यू 0.5 आई है। इस प्रकार आपको Q की वैल्यू निकालनी है, भाग देना है, तो 0.5 में Q की निकाल ही देता हूँ। P की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.5। अब Q की वैल्यू आप निकालेंगे 2 माइनस 0.2 भाग, अब इस कोष्टक को पहले हल कीजिए, ब्रैकेट पहले हल कीजिए, ब्रैकेट आ जाएगा 0.4 माइनस ये हो गया 1। ठीक है, ब्रैकेट आपके 0.4 आ गया। अब 2 माइनस 0.2 भाग 0.4 माइनस 1 है, कह सकते हो ये आपके सेम हो गया, आधा हो गया, और 2 में से 1 गया 1 में से आधा गया आधा। अब 0.5 ऊपर भी है, P भी 0.5 है, Q भी 0.5 है, तो P बटा Q का वैल्यू कितना आया, 1 आ गया। कितना, 1 आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। cos 2 थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा 0 और 90 के बीच में है, तो इस एंगल का मान क्या हो सकता है। देखिए कंसेप्ट पे करते हैं, बाकी यदि आपको डायरेक्ट टेबल याद है ट्रिग्नोमेट्री की, साइन और कॉस दोनों की, तो पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का जो मान रहता है वो 1/2 है, और जो कॉस 60 डिग्री का मान है वो भी 1/2 है। तो साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री क्या है, कॉस 2 गुणा थीटा है, 2 गुणा 30 ही तो है, तो कॉस 2 गुणा 30 है, तो कॉस 2 गुणा 30 है, वो साइन 30 के इक्वल है। तो वो किस कंडीशन में इक्वल है, जब थीटा की वैल्यू है वो 30 है, तो थीटा की वैल्यू 30। यदि आपको टेबल पता होती तो उस केस में डायरेक्ट कर सकते थे, टेबल नहीं तो आपको फॉर्मूला पता होगा, कुछ तो होगा। कॉस 2 थीटा होता क्या, कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर में क्या है, बराबर में है साइन थीटा। इससे आपका जो समीकरण बन जाएगा द्विघात समीकरण बनेगा। मैं मान लेता हूं कि साइन थीटा आपकी आसान करने के लिए x मान लिया, साइन थीटा x है, तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2x स्क्वायर बराबर x है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2x स्क्वायर इस साइड मैंने ले लिया प्लस x माइनस 1 बराबर 0। वही आपको हल करना समीकरण, और इसको हल करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, x क्या लिखूं, मेरे को 2 मिल जाए, तो आप कहेंगे आप 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x
-1, क्योंकि +2x -x अपने आप में x हो गया, इनका गुणा किया तो -2x² हो गया। अब इसको आप हल कीजिए, यानी कॉमन लीजिए, 2x कॉमन लूंगा तो x + 1, और इस साइड आपके माइनस में 1 कॉमन लेता हूं तो x + 1 आ जाएगा। तो आपको कंडीशन मिल रही है कि 2x = 1 आ रहा, तो x = 1/2 आ रहा है। x 1/2 है, x है sin थीटा, sin थीटा = 1/2, थीटा के किस मान पर होता है 30 डिग्री के, उस केस में थीटा 30 डिग्री, इस प्रकार भी आप निकाल सकते हो। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके अंतिम सवाल रहेगा। दी गई सारणी एक विशेष शहर में एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या को शो करती है। तो पूछा है कि यदि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 3,54,000 है। मान लेते हैं कि 2016 में 3,54,000 बैठे हैं, 2017 में भी एवरेज यहाँ पर 3,54,000 है, 18 में भी 3,54,000 बैठ रहे हैं। तो सभी 3 वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। अब ये 2016 में इतने लड़के और लड़कियां उत्तीर्ण हो रही हैं, 2017 में इतने, 2018 में इतने हो रहे हैं, तो एवरेज कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं तीनों सालों में। तो आप क्या करेंगे, लड़के और लड़कियों की संख्या निकालेंगे, इनका योग करेंगे। तो आपको करना है कि 1 28 7 34 है, इधर 1 15 5 26, यानी उत्तीर्ण टोटल हुए कितने 2016 में, तो आप कहेंगे इसका योग करेंगे तो कुछ आ जाएगा, ये 1 15 2 5 26 2 44 2 60, ये इनका योग आ गया। ठीक है, सेकंड केस में आप पास उत्तीर्ण का योग करेंगे तो ये योग आ जाएगा 2 54 8 80। थर्ड में इस प्रकार योग करेंगे तो आ जाएगा 2 51 3 40। अब ये योग आ गए जो 2016 में 17 में 18 में छात्र छात्राएं टोटल पास हुए हैं। अब इस योग को आप माइनस करते हो 3 54 से, इस प्रकार अलग अलग आप माइनस करते हो, या फिर डायरेक्टली ऐड कर दीजिए कि जो टोटल पास हो कितने रहे 2016 में 17 में 18 में, इनको ऐड करते हो तो टोटल पास हो रहे हैं छात्र वो कुछ 7 लाख। इन तीनों को योग किया 7 50 380 हो रहे हैं। हो कितने में से रहे हैं, तो इन 3 साल में छात्रों ने जो परीक्षा दी है वो 3 गुणा कर दीजिएगा, ये कुछ 10 62 ये आ जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका परसेंटेज कुछ आ जाएगा 71 के आसपास एवरेज है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, गणना आपको करनी है इसमें। तो इस प्रकार टोटल जो 100 सवाल में से मैथ के सवाल पूछे गए हैं, यानी 30 सवाल हैं। यहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट और ट्रिक सहित बताए हैं। आई होप आपको सभी सवाल समझ में आए हैं। ये सीरीज यदि आपको कंटिन्यू रखनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक यानी आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में भेजिएगा, ताकि मैं मोटिवेशन होकर आपके जल्द से जल्द सारे सवाल का एक सटीक और कंसेप्ट आधारित ट्रिक आधारित हल करा पाऊँ, वो भी आपका जब ग्रुप डी का एग्जाम हो, NTPC 2 एग्जाम हो, इनसे पहले हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ये हल हो जाए। आप कोशिश कीजिएगा, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बाकी यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो NTPC, ये जो आपको और 133 शिफ्ट की PDF फाइल है, जल्दी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट जरूर मैं कर दूंगा। अभी मैं पार्ट वाइज करने वाला हूं क्योंकि सारी PDF एडिट करने में समय लगता है। बाकी तब तक आप यदि NTPC में पूछेंगे टॉपिक वाइज जो जीके के सवाल की PDF फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हो। toptrainingGK.in वेबसाइट है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, किस प्रकार डाउनलोड करना है, वहां पर भी आप जा सकते हो। और जो टेस्ट सीरीज है आपकी टेक्स्ट बुक से, वहां से यदि आप TTG के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा 40% का। तो मिलते हैं ऐसी किसी नए टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।